शुभे मिश्रा आपके साथ झारखंड की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर की जानकारी आपको दें। पटना से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी ने गया लोकसभा उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। कुमार सर्वजीत गया लोकसभा से चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं कुमार सर्वजीत। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से हम के प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी, यानी कि हमको गया की सीट दी गई है। उनकी तरफ से कौन प्रत्याशी होगा इसकी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी होंगे, लेकिन इधर आरजेडी की तरफ से गया लोकसभा को लेकर उम्मीदवार का नाम तय कर दिया गया है। कुमार सर्वजीत गया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की तरफ से कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर ये फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है कि कुमार सर्वजीत गया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। और झारखंड में इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान सोरेन परिवार में घमासान मचा हुआ है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो छोटी बहू कल्पना सोरेन जेल में बंद पति हेमंत सोरेन के लिए इंसाफ मांग रही है। वहीं अब चाची और भतीजे के बीच सोशल मीडिया पर ही वॉर छिड़ गई है। झारखंड की राजनीति में सबसे पुराने परिवार का नाम है सोरेन परिवार, और परिवार की तरफ से राजनीति में आने वाली सबसे नई बहू हैं कल्पना सोरेन। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जैसे ही राजनीति में सक्रिय हुई, सोरेन परिवार में राजनीतिक भूचाल आ गया। बड़ी बहू और जामा से विधायक रही सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन ने पार्टी और परिवार पर उपेक्षा का आरोप लगाया और यहाँ तक कह दिया कि उनके खिलाफ 14 साल से षड्यंत्र हो रहा है। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद सोरेन परिवार की छोटी बहू यानी कल्पना सोरेन और सीता सोरेन की बेटियों विजयश्री सोरेन, जयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन के बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि दुर्गा सोरेन हमेशा हेमंत सोरेन के लिए पिता तुल्य रहे। दुर्गा दादा के निधन के बाद हेमंत सोरेन राजनीति में आए और सामंती ताकतों से लड़ाई में जेल भी गए। कल्पना सोरेन लिखती हैं कि हेमंत सोरेन ने झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना, क्योंकि झारखंड के डीएनए में नहीं है झुक जाना। चाची कल्पना सोरेन के पोस्ट पर सीता सोरेन और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बेटी विजयश्री सोरेन ने तुरंत काउंटर पोस्ट किया। विजयश्री ने लिखा, मुझे पता है पापा आप जहां भी हैं, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। झारखंड को झुकाना नहीं, बचाना है। जोहार झारखंड। दरअसल कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन और दुर्गा सोरेन की एक तस्वीर को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में दुर्गा सोरेन को हेमंत सोरेन के लिए पिता तुल्य बताया था और सहानुभूति लेने की कोशिश भी की थी, जिसका जवाब सीता सोरेन की बेटी राजश्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ही पोस्ट लिख कर दिया। राजश्री सोरेन ने लिखा, मेरे पिता अपने लोगों के संरक्षक थे, उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह लोगों की आवाज थे, उन्होंने जेएमएम को मजबूत बनाने में अपना खून पसीना बहाया। कृपया अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए मेरे पिता के नाम का उपयोग ना करें। यानी लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आ चुका है और पूरा सोरेन परिवार दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। सबसे तीखी बहस सोशल मीडिया पर चाची और भतीजियों के बीच ही चल रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के बेंगाबाद का दौरा किया। इस मौके पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। कल्पना सोरेन भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंची और कई ग्रामीणों से भी उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की है। इस मौके पर उनके साथ जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू और जेएमएम सांसद सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि 20 मई को होने जा रहे गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन जेएमएम उम्मीदवार हो सकती है और इसीलिए उन्होंने अभी से ही जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है।
जो हो गया फोटो अब जरा सा बाहर। वहीं झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने तो 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, पर इंडी गठबंधन को अभी भी उम्मीदवार की तलाश है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट के बीच अभी भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो सका है, जबकि कई सीट पर उम्मीदवार की तलाश चल रही है। हालांकि गठबंधन के नेताओं का दावा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग के साथ उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि बड़ा महागठबंधन है तो तय करने में तो थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन में सारे तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल पलामू और चतरा 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निश्चित रूप से। जो चुनाव समिति है इंडिया गठबंधन की, उस समिति के द्वारा ये घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सा दल किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उसके बाद दूल्हे भी सामने आ जाएंगे, बाराती भी सज जाएगी और फिर दुल्हन भी आ जाएगी। क्योंकि लगातार संगठन जनता के बीच है, जन मुद्दों को लेकर के हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तमाम लोकसभा के क्षेत्रों में हमारा समन्वय समिति बना हुआ है, बूथ स्तर की कमेटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मुकम्मल तैयारी है। जो भी उम्मीदवार होंगे वो पूरी मजबूती के साथ संगठन उनके पीछे खड़ी है और संगठन उनको जिताने का काम करेगी। बढ़ते आगे, मांडू की बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में उन्हें सदस्यता दिलाई गई। हाल ही में बीजेपी ने गठबंधन में बड़ी सेंधमारी की थी और जेपी पटेल को अपने पाले में करके कांग्रेस ने बीजेपी को करारा जवाब दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच शह-माह का खेल जोरों पर है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल मांडू की बीजेपी विधायक जेपी पटेल को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम की मौजूदगी में जेपी पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ली। मैंने स्पष्ट कहा कि झारखंड में हमारे पिताजी का जो सपने हैं उसको साकार करना है और मेरे पिताजी का विचारधारा इंडिया गठबंधन में ही दिखता है। ये खुशी है, जिनको हम बरसों से हम जानते हैं, आज हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जयप्रकाश जी आज जुड़े हैं। झारखंड में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनको लेकर जो आशा और भरोसा के साथ उन्होंने ज्वाइन कर हम लोग लिए हैं, इसका परिणाम हमें 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये देखने मिलेगा। इन बात को विश्वास करते हैं। साल 2019 में जेपी पटेल जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने तब बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और मांडू के विधायक बन गए। उन्हें झारखंड विधानसभा में बीजेपी का सचेतक बनाया गया। वो पूर्व सांसद दिवंगत जेएमएम नेता टेकलाल महतो के बेटे और जेएमएम विधायक मथुरा महतो के दामाद हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें कुर्मी बहुल हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। झारखंड में ज्यादातर भाजपा के लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और बंगाल में और दूसरे सोच के लोग, वहाँ भाजपा इतनी नहीं है मगर दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर, उस तरह के लोगों से हमारी लगातार अभी बातचीत चल रही है। कि जेपी पटेल ने बताया आपको कि मेरे पिता एक आंदोलनकारी थे और उस आंदोलनकारी के बेटे होने के नाते झारखंड को बर्बाद होते नहीं देख सकता था, देश को बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना है। उनके साथ सवाल ये था कि देश बेचने वाले के साथ रहना है या देश बचाने वाले के साथ रहना है, तो उन्होंने ऑप्ट किया कि नहीं, देश बचाने वालों के साथ रहना है। जेपी पटेल के बीजेपी से कांग्रेस में जाने से एक बार फिर झारखंड में सियासी उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करार दे रही है, तो बीजेपी ने इसे जेपी पटेल का गलत फैसला करार दिया है। वहीं बीजेपी से जेपी पटेल के कांग्रेस में जाने से झारखंड की सियासत काफी गर्मा गई है।
कांग्रेस ने उनका स्वागत किया है। वहीं बीजेपी ने जेपी पटेल के फैसले को आत्मघाती करार दे दिया। बीजेपी का कहना है कि अपने फैसले पर उन्हें पछताना होगा, पर उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। मामला अलग मामला है। मुझे लगता है कि पार्टी ने उनको सम्मान दिया, आदर दिया, सचेतक बनाया। बावजूद इसके अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी से प्रभावित होकर काम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और इसमें जो भी आना चाहे उनका हम लोग सम्मान करते हैं। और जाने से भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तो हाल के दिन में वो जेएमएम से भाजपा आए, अब भाजपा से फिर कांग्रेस जा रहे हैं, तो जनता के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी ये सवाल है। कांग्रेस के चंगुल में वो फंस गए हैं। अब कांग्रेस किस तरह से जोंक बन करके और खून चूसता है, हम लोग चूसे हुए लोग हैं। हम लोगों का खून चूसने का कांग्रेस ने काम किया था। तो मैं कांग्रेस के चरित्र को भली भांति जानता हूं, समझता हूं। वहीं बीजेपी ने पार्टी विधायक जेपी पटेल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मांडी के बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी और इसी पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख डाला है। साथ ही दल बदल के आधार पर जेपी पटेल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जेपी पटेल बीजेपी के सिंबल पर विधायक बने थे। वहीं कोडरमा के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर आरोपी आरजेडी नेता को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। बहुत दुर्भाग्यजनक है और बहुत आपत्तिजनक विषय भी है। आज सुबह ही डीजीपी से रांची में बात हुई थी और हमने कहा है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इंडी गठबंधन लगातार पूरी तरह से हताशा में है। जनता का कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है और उनको मालूम है कि अब वो पूरी तरह से जनता के द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण हम इसे कहेंगे कि कोडरमा में एक बैठक थी इंडी गठबंधन की, उसमें राजद के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की खोपड़ी में गोली मार देनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रही है चुनावों में हार को देखकर। और उसके बावजूद इंडी गठबंधन के किसी नेता का इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। हम मानते हैं देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उनके बारे में इतनी मतलब इस तरह ओछी राजनीति करना, हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए ऐसा बयान लोग देते हैं। और हमें लगता है कि इसका तो सीधे डीजीपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं यह फेक न्यूज है और विपक्षी झारखंड में जो सरकार चल रही है अभी, ये किन प्रकार का करके लग करके बदनाम करने की साजिश है। वहीं झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। हर कोई युवा और महिला के हक की बात कर रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा। हालांकि पूर्णिमा नीरज सिंह और अंबा प्रसाद लोकसभा चुनाव की रेस से बाहर हो चुकी है, जबकि दीपिका पांडे सिंह गोड्डा सीट से दावेदारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती रही है। तो आप देखे होंगे कि जो हमारा 2 लिस्ट जारी हुआ है उसमें ओबीसी वर्ग और महिला को भी उचित प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई है और आगे भी जो लिस्ट जारी होंगे उसमें भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो हमने महिलाओं को जितना सम्मान दिया है, जितनी महिला विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, चाहे वो पूर्णिमा नीरज सिंह हो, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो, पूर्व में ममता देवी जी विधायक रह चुकी हैं, अभी हमारी अंबा प्रसाद जी विधायक हैं, तो महिलाओं को हमेशा से कांग्रेस आगे बढ़ाने का काम करती रही है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। उनको उनका हक और सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता रहेगा। हम महिलाओं को सम्मान कैसे मिले उसकी बात भी हम ही लोग कर रहे हैं। कांग्रेस तो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है और सिर्फ वो लोग राजनीति करती है, लेकिन हम लोग समाज का निर्माण करने में प्रयास रखते हैं और उसमें विश्वास भी रखते हैं। इसी का यह नतीजा है कि महिला आरक्षण बिल हम लोगों ने लाया। अब देखना होगा कि झारखंड में कांग्रेस अपनी किए गए वादे पर कितना खरा उतरती है और कौन से लोकसभा सीट से किस महिला उम्मीदवार को टिकट मिलती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
वहीं झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी में जाने के अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी में जाने की बात सिर्फ अफवाह है और इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। वो आरजेडी के सिपाही हैं और चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दल बदल का मामला वो कहीं तो नहीं आता है और चतरा लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और जीतेगा और लोग जिताने काम करेंगे, जितने काम करेंगे। बढ़ते आगे, रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कहा जा रहा है कि साफ सफाई के दौरान कार अचानक आगे लुढ़क गई, सड़क के दूसरी ओर खड़ी महिला के ऊपर चढ़ गई। कार की टक्कर में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हालांकि तुरंत कार को बैक गियर लेकर के ले जाया गया और महिला को बाहर निकाला गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। खबर राजधानी रांची से, जहां वैध तरीके से चल रहे इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया। सीआईडी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जांच में रांची, कोलकाता और दूसरे देशों से संपर्क की बात सामने आ गई है। इस कॉल सेंटर के जरिए विदेश में रहने वाले बुजुर्गों को जाल में फंसाकर ठगी की जाती थी। जांच पड़ताल में अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई कई स्क्रिप्टों को भी बरामद किया गया। उनके पास में वो कैपेबिलिटी भी है और वो कॉन्टेक्ट्स भी हैं कि जिसके माध्यम से वो इस इंफॉर्मेशन को फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी दोनों तरीकों से ये लोग उन फॉरेन कंट्रीज के जो भी लोगों से शेयर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और इसके बहुत वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशन है। देखिए, इसका सबसे खराब इम्प्लीकेशन ये है कि इससे हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। हमारे कंट्री, माई कंट्री गेटिंग अ बैड नेम। हमारा देश, भारत का एक बदनाम पूरे दुनिया में आज इस प्रकार से बदनाम हो रहा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर करना हमारा मतलब हमारी राजधानी रांची की 5 शराब दुकान में हाल में चोरी की वारदात हो चुकी है। लगातार हो रही चोरी से शराब दुकान की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही चोरों से एजेंसी की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। उत्पाद विभाग ने शराब की कीमत की भरपाई का जिम्मा संबंधित एजेंसी को देने की बात कही है। खबर बोकारो से है, जहां तेतुलिया में 95 एकड़ वन भूमि को फर्जी तरीके से हड़पने के आरोप में 9 दबंगों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इनमें बोकारो स्टील प्लांट के अफसर भी शामिल हैं। वन विभाग की ओर से सेक्टर 12 पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई, पर जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो ऑनलाइन एफआईआर कर दी गई। इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया तो कोर्ट में शिकायत वाद दाखिल की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब जांच शुरू कर दी गई है। से स्थानांतरण किया गया है। यह मामला था जिसमें कोर्ट का आदेश हुआ था इसमें एफआईआर करने को, तो उसी आदेश के आलोक में यहाँ एफआईआर किया गया है और उसमें अग्रतर जो है सो कार्रवाई उसमें की जा रही है। इसमें कुल 9 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस में जैसे 406, 420, 467, 468 और फॉरेस्ट एक्ट का भी सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं। उसी के आधार पे उस पर किया जा रहा है। क्योंकि प्रथम दृष्टया इसमें फर्जीवाड़ा करके वन भूमि का अवैध रूप से बिक्री की गई है, तो जो लोग इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो यह लगता है कि फर्जीनामा करके, फर्जीवाड़ा करके वन विभाग की जमीन को, वन भूमि की सरकारी संपत्ति को प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ बेच दिया गया है। तो जो लोग संलिप्त इसमें रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। रांची की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। छात्र छात्राओं का हुजूम होली के रंग में डूबा हुआ नजर आया। डीजे की धुन पर नाचते थिरकते छात्रों की टोली ने जमकर मस्ती की है। हर किसी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अच्छा लग रहा है, काफी दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज का। हम लोग बहुत दिन से मीटिंग वगैरह कर रहे थे होली का, फाइनली वो आज आ गया। इसके बाद सब कोई अपने अपने घर जाकर एंजॉय करेंगे होली को, बहुत अच्छा लगेगा फैमिली के साथ एंजॉय करना। आज ये होली मिलन समारोह आयोजित करने हमको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये
फेमस हुई थी, इसलिए इसका नाम भी हम लोग DSP वाली होली रखे हैं। आज इसको करने का मकसद ये है कि बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक अलग भाषा, अलग मोटिवेशन मिले, इंक्रीजमेंट मिले अपने में, इस कारण से हम लोग इसको बनाए हुए हैं। होली मतलब होता है भाईचारा, सब एक दूसरे से एक अच्छे संबंध में बंधकर हम सब एक रंग में रंगने का कार्य करते हैं, इसे हम होली कहते हैं। और आज विश्वविद्यालय का पूरा परिवार, चाहे शिक्षक परिवार हो या छात्र परिवार हो, सभी एक साथ मिलकर होली एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी होली। होली जो है वो प्यार और रंगों का त्योहार है। होली आप सभी के जीवन में रंग लाती है, ये रंगों का उत्सव है, प्यार का उत्सव है। होली के दिन हम जानते हैं कि होलिका दहन हुआ था, और होलिका दहन ये संदेश देती है कि ईर्ष्या और जलन की भावना को मिटाकर पूरे भारत में प्यार की भावना को फैलाया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।